पक गई सब्जी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, अपना बायोलॉजी का जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, द चैप्टर नंबर 8 है आपकी एनसीईआरटी का। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को कवर करेंगे। तो इस चैप्टर का ये पार्ट 1 है और कितने पार्ट है मैं इस चैप्टर को बताने वाला हूँ। 3 पार्ट टोटल आएंगे इस चैप्टर के। ये पहला पार्ट है, इसके बाद एक दूसरा पार्ट आएगा, ठीक है ना, और एक तीसरा पार्ट लास्ट फाइनल पार्ट आएगा। उसके बाद एक चौथा पार्ट बना दूंगा जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे, ढेर सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे और बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ रेफरेंस बुक से, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं यार कि टॉपिक कौन कौन से हम इसमें कवर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे पहला जो टॉपिक है, मैं एनसीईआरटी की टॉपिक आपको बताऊंगा, मैं उस हिसाब से चलता भी हूँ जनरली। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है बेसिक। कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। दूसरी चीज़ में हम देखने वाले हैं सेल थ्योरी। दूसरा जो टॉपिक है उससे हम क्या देखने वाले हैं, सेल थ्योरी, ठीक है ना। और तीसरी चीज़ में जो हम आगे बढ़ेंगे फिर हम लेने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल। देन चौथा टॉपिक आएगा जिसमें हम देखने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। और एट लास्ट हमारा पांचवा टॉपिक आएगा जिसमें हम फाइनल टॉपिक को कवर कर रहे होंगे जिसका नाम है यूकैरियोटिक सेल। सारे एनसीईआरटी के ही तुम्हारे टॉपिक है। तुम एक बार लेक्चर देखोगे तो तुमको लगेगा बाद में कि यार वाओ, एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से हमको समझ में आ रही है। आई होप वीडियो जो क्वालिटी है वो सब ठीक ही आ रही होगी। हाँ ठीक है। तो ये जो 3 टॉपिक हैं, बेसिक, सेल थ्योरी और ओवरव्यू ऑफ सेल, इसको हम कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 के अंदर। यानी कि जो आज का लेक्चर है उसमें हमने 3 टॉपिक कवर करेंगे। प्रोकैरियोटिक वाला जो सेल है वाला जो चैप्टर है वो हम कवर करेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 के अंदर। और यूकैरियोटिक वाला जो अपना टॉपिक है वो हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो उसके बाद एक फाइनल लेक्चर आएगा इस चैप्टर का जिसका नाम है लेक्चर नंबर 4, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर कराऊंगा। क्वेश्चन एंड आंसर का वो सेशन होगा। ऐसा नहीं है कि हम बीच में क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसके बीच में आपको क्वेश्चन कराते रहूंगा। और वो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से करेंगे जिससे हमारी एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी। जैसे ही मैं आपको सारे टॉपिक पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं एनसीईआरटी पकड़ूंगा, वही एनसीईआरटी आपको ही पकड़नी है। हो सकेगा तो मैं पीआईपी डाल दूंगा उस एनसीईआरटी की वीडियो में, एक फोटो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, वरना आप अपनी एनसीईआरटी को खोलिएगा और उसके बाद हम एक एक लाइन देखेंगे कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। और उसी एनसीईआरटी से मैं बीच बीच में क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं वो आपको बताते हुए आगे वो चलते रहूँगा, ठीक है ना। तो बहुत मज़ेदार तरीके से हम बायो को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आप पहले के लेक्चर आपने देखे ही होंगे आई होप। तो ये है लेक्चर नंबर 1 अपना। तो इसको शुरू करते हैं, ठीक। लेक्चर नंबर 1 को भैया जी शुरू करते हैं। तो आज जो है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का ये है लेक्चर नंबर 1, ठीक है। तो टॉपिक 1 की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक्स। तो क्या बेसिक्स होंगे सर यहाँ पर? तो देखो भैया, जो भी तुम्हारा सेल है, सबसे पहले समझो सेल है क्या, ठीक है ना। तो ह्यूमन या फिर हम लोग जो है, पहले चैप्टर से उनको कनेक्ट कराते हुए चल रहा हूँ। पहले चैप्टर में भी मैंने शुरुआत कुछ ऐसे ही करी थी, ठीक है ना, ठीक है ना। एक बार अच्छे से मैं दोबारा लिखता हूँ, शायद वीडियो में क्लियरली आ नहीं रहा था उस टाइम पे। तो ह्यूमंस, ये मैंने अपना जो पहला चैप्टर है ना हमारा, उसकी शुरुआत भी कुछ ऐसे ही करी थी, तो तुम बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। ह्यूमन व्हेन लुक अराउंड, सारी चीजें एनसीईआरटी की हैं लाइन बाय लाइन, देख लेना। ह्यूमन जब अपने आसपास देखते हैं
तो उनको दो टाइप की चीजें ही मिलती हैं, या तो उनको लिविंग चीज मिलेगी या फिर उनको नॉन लिविंग चीज मिलने वाली है। क्या ये बात क्लियर है कि जब भी आप अपने आसपास देखोगे या तो आपको लिविंग ही चीज मिलेगी या नॉन लिविंग ही मिलेगी, दो से ज्यादा नहीं मिल सकती। ऐसा तो है नहीं कि कोई बीच की चीज है। बीच की चीज क्या है? वायरसेस होती हैं। वायरसेस लिंक होते हैं ह्यूमन और नॉन लिविंग और जो मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के। तो वायरस तो आपको वैसे भी दिख नहीं सकते ना अपनी आंखों से। तो हम जनरली क्या कहते हैं कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें को दो ही चीजें मिलती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। तो भैया ये लिविंग क्यों है और ये नॉन लिविंग क्यों है? जैसे अब मैंने अपने आसपास देखा तो मेरे को कोई इंसान दिख गया, कोई जानवर दिख गया, कोई बकरी, कोई गाय, कोई भेड़, कोई भैंस, तो क्या है? लिविंग है। लेकिन कोई पत्थर मिल गया, कोई घर मिल गया, दिख गया, तो वो सारे क्या है? नॉन लिविंग है। तो इनका बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो ये लिविंग है ना, इसके पास सेल है, और जो ये नॉन लिविंग है ना, इसके पास सेल नहीं है। बिल्कुल यही तो इनका बेसिक डिफरेंस है कि जो लिविंग है उसके पास सेल है और जो नॉन लिविंग है उसके पास सेल नहीं है, उसके पास सेल नहीं है। और एक और चीज हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी कि मेटाबॉलिज्म एक बड़ा अच्छा फैक्टर होता है कि जो लिविंग है वो क्या करेगा? वो मेटाबॉलिज्म शो अप करेगा, लेकिन जो नॉन लिविंग है वो मेटाबॉलिज्म भी शो नहीं करेगा। इसकी यूनिट, इसका भी बेसिक यही है कि मेटाबॉलिज्म कोई भी चीज तब शो करेगी जब सेल है उसके पास, ठीक है ना? मेटाबॉलिज्म भी कोई चीज तब शो करेगी जब सेल है उसके पास। तो लिविंग और नॉन लिविंग क्यों है चीजें? क्योंकि लिविंग के पास सेल है, नॉन लिविंग के पास नहीं है। दैट्स इट, इतनी सी बात है। अच्छा, तो हम क्या कह सकते हैं फिर? अब सेल क्या है? तो हम सेल क्या है कह सकते हैं? तो देखो, ये तुम्हारे एनसीईआरटी की ही लाइन है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी की ही लाइन है कि जो सेल है वो क्या है? स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट या फिर चैम्बर है ना। सेल इज द स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट और चैम्बर in the form of which life can exist। समझना बात को, शब्द भारी हैं लेकिन सिंपल है। सेल ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट या चेंबर है जिसके फॉर्म में लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। मतलब लाइफ सेल से छोटी चीज में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसको आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मतलब अमीबा क्या है? एक सिंपल सेल है। तो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं? यूनिसेलुलर हो सकते हैं। तो वो सबसे छोटा कंपार्टमेंट है जिस फॉर्म में लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। अगर सेल से भी अंदर चले जाओगे तो सेल ऑर्गेनेलीज है, तो सेल ऑर्गेनेलीज अपने आप सर्वाइव नहीं कर सकती। सेल ऑर्गेनेलीज अपने आप सर्वाइव नहीं कर सकती। सेल सबसे छोटी वो चीज है, सबसे छोटा चैम्बर कह लो, सबसे छोटा कंपार्टमेंट है, सबसे छोटा कमरा टाइप का है जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। उससे छोटी चीज में लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। ये है इसका मतलब कि सेल से अगर आपने कोई छोटी चीज ले ली, मान लो सेल ऑर्गेनेल ले ली, तो उसमें लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। ये है डेफिनेशन ऑफ सेल। ये है डेफिनेशन ऑफ सेल, ठीक है ना? तो अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब बात यहां पर यह आती है कि भैया जो ये सेल सेल हम चिल्ला रहे हैं, इसको डिस्कवर किसने करा? कि जो सेल सेल हम चिल्ला रहे हैं इसकी डिस्कवरी किसने करी? तो वो करी थी एक महान पुरुष रॉबर्ट हुक ने। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन आपकी एनसीईआरटी आपको एक और चीज बताती है, वो बोलती है कि जो फर्स्ट लिविंग सेल है, जो फर्स्ट लिविंग सेल है उसकी जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल को खोजा था पहले, तो जो रॉबर्ट हुक था उसने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी।
जो रॉबर्ट हुक ने सेल देखा था वो लिविंग नहीं था। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी? एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। ये आपको पता होना चाहिए। और एक एडिशनल चीज मैं आपको बता देता हूँ, हैशटैग ऐड ऑन, न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है, न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो आपको यहाँ पर अपनी एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा फिलहाल, ठीक है ना। वो 1931 में रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। 1931 में रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। जो चीजें यहाँ पर बताई हैं आप एनसीईआरटी के पहले पन्ने के कुछ ऊपर ऊपर के पैराग्राफ में देखना, आपको ये चीजें मिल जाएगी। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक, इतना हमारा सिनेरियो क्लियर है सर जी। इस पहले सेल की डिस्कवरी करी तो रॉबर्ट हुक ने, लेकिन सबसे पहला जो लिविंग सेल था वो किसने ढूंढा? वो ढूंढा आपने एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। अब चलो मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। फिर टॉपिक 1 बेसिक्स हो गया है अपना। अब देखो टॉपिक नंबर 2, लापरवाही इसमें नहीं कर सकते हम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल थ्योरी की तरफ समझते हैं। सेल थ्योरी देखो, इसके लिए आपको थोड़ा सा भविष्य में जाना, भविष्य बोल रहा हूं भूतपूर्व या फिर क्या बोलते हैं पास्ट में जाना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि ये सेल थ्योरी का हमको पूरा इतिहास भी समझना है। आपकी एनसीईआरटी ने जो बताया है सब चीजें कवर होंगी। देखना एनसीईआरटी के लास्ट पैराग्राफ्स में आपको दिख जाएगा, जहां से टॉपिक नंबर 8.2 शुरू हो रहा है। सेल थ्योरी में एनसीईआरटी में से बोलती है कि 1838 में 1838 में मैटियर स्केल्जन जो कि क्या थे? जो कि थे अपने एक जर्मन बॉटनिस्ट। क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। देखो भैया, बॉटनिस्ट क्या होता है? जो प्लांट की स्टडी करते हैं। सिंपल सी बात है। दो ब्रांच होती है अपनी बायोलॉजी की, बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी मतलब होता है प्लांट की स्टडी, जूलॉजी मतलब होता है जू एनिमल की स्टडी, लॉजी मतलब स्टडी है, ठीक है ना। लॉजी मतलब स्टडी होता है, जैसे बॉटनी है और जूलॉजी है। तो जूलॉजी में लॉजी मतलब स्टडी है, जू मतलब एनिमल की स्टडी, और बॉटनी मतलब बॉटनिस्ट जो होता है वो बॉटनी में काम करता है, मतलब प्लांट की स्टडी करता है, उसको बोलते हैं बॉटनिस्ट। तो जो हमने मैटियर स्केलेटन थे, जो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये 1838 में क्या करते हैं? प्लांट की स्टडी कर रहे होंगे भैया, बॉटनिस्ट हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या करते हैं? ही स्टडीड प्लांट। उन्होंने क्या किया? स्टडी किया प्लांट को। तो क्या मिला? ही फाउंड दैट जो प्लांट हैं वो बने हैं सेल से, और वो सेल देखना कुछ बहुत बड़ा तो नहीं बताया इसने, सिर्फ ये डेट वेट यहाँ पर मेन याद करना है। इसने सिर्फ इतना बताया कि प्लांट जो है वो सेल से मिले हैं, और वो सेल आगे चल के जो है टिश्यू बनाते हैं, जिनको हम प्लांट के टिश्यू बोल देते हैं। बस इतना ही बताता है। वो सेल आगे चल के टिश्यू बना देते हैं, जिनको हम प्लांट टिश्यू बोलते हैं। बस मैटियर स्केलेटन इतना ही बताता है। मैटियर स्केलेटन इतना ही बताता है। तो क्या इतना याद कर लोगे? हाँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सी आपको 1838 की डेट याद रखनी है, उसका नाम याद रखना है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर 1838 हो गया है, तो अब 1839 में चले जाते हैं, एक साल आगे। तो क्या होता है कि 1839 में मैटियर स्केलेटन का ही कह सकते हो ना, एक इसके साथ एक साइंटिस्ट आता है, और उसका नाम था सॉन, थियोडोर सान। थियोडर बोलते हैं वैसे इसको, मैं थियोडोर ही बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? स्पेलिंग याद रह जाए, ठीक है ना। तो आप ऐसा आप कर सकते हो, थियोडोर सॉन। तो दो अपना थियोडोर सॉन था, ये था एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये क्या था? ये था ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। मैटियर स्केलेटन क्या था? वो था जर्मन बॉटनिस्ट। थियोडोर सॉन था ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। मतलब इसने क्या किया होगा? इसने स्टडी किया होगा एनिमल को। इसने क्या किया? ही स्टडीड एनिमल्स ना, ही स्टडीड एनिमल्स
एंड फाउंड दैट क्या देखता है थियोडर स्वॉन, ये देखता है कि एनिमल सेल की एक आउटर कवरिंग होती है। क्या देखता है? एनिमल सेल में एक आउटर कवरिंग होती है। मान लो अगर ये एनिमल का सेल है, ऐसे इसके अंदर चीजें हैं, तो इसके बाद से कवर होगा, इसके बाद से क्या होगा? कवर होगा। कौन बताता है? थियोडोर स्वॉन। थियोडोर स्वॉन क्या बताता है? उसने स्टडी किया एनिमल्स को और बताया कि एनिमल सेल में आउटर कवरिंग होती है, जिसको हम आज टुडे, या फिर कह लो कि जिसको हम आजकल किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिसको हम किससे जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। कौन बताता है? थियोडर स्वॉन। कौन बताता है? थियोडर स्वॉन। इसको एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे। ठीक है ना? आईएएस हो गया होगा। तो देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, स्टार मार्क करके रखना। क्या करना? स्टार मार्क करके रखना। मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, आपके लिए कंपैरिजन करने के लिए आसान होगा। ठीक है, चल रहा अपना टॉपिक 2 ही है, चलना तो अपना टॉपिक 2 ही है, चैप्टर नेम नहीं मिटा रहा मैं। यहां पर लिखता हूं एक स्टार मार्क करने वाला पॉइंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट बताओ ना, कि आपके पीवाईक्यूज में, नीट में बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। देखना, द presence of cell wall is a unique characteristic feature of प्लांट सेल। ये मेरे शब्द नहीं है, किसी और के शब्द हैं, इसलिए मैं इसको डबल इन्वर्टेड में डाल दूंगा। समझो बात को। क्या बोलता है? आई होप दिख क्लियर रहा होगा। हाँ ठीक है। बोलता है कि जो सेल वॉल की प्रेजेंस है, ये एक यूनिक करेक्टर है, फीचर है प्लांट सेल का। मतलब कि जो सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगी मेरे भाई, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिल सकती। अब ये किसने कहा होगा, ये क्वेश्चन आ जाता है, तो तुम लोग क्या कहोगे कि भैया ये सेल वॉल की बात कर रहा है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्लांट सेल की बात कर रहा है। प्लांट तो बॉटनिस्ट पढ़ता है, तो तुम इसमें टिक कर दोगे कि ये स्टेटमेंट है मैटेरियल स्केलेटन का। लेकिन ये बहुत ही गलत आंसर हो जाएगा, ये बहुत ही गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये दिया था थियोडर स्वॉन ने। ये स्टेटमेंट दिया था थियोडर स्वॉन ने। थियोडर स्वॉन हालांकि क्या था, एक जूलॉजिस्ट था, एनिमल सेल की स्टडी करता था, और उसी ने बताया था कि एनिमल सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन उसने ये भी बताया कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ठीक है ना? आई होप क्लियर होगा। लिख लेना, ये इसी के नीचे लिखोगे ना, तो उसमें बोल देना कि किसका स्टेटमेंट है? स्वॉन का स्टेटमेंट लिखना। स्वॉन ऑल्सो प्रपोज्ड दैट, या स्वॉन ऑल्सो स्टेटेड दैट, इस तरीके से लिख लेंगे आप। ठीक है ना? तो एक बढ़िया सा चीज तुमको बताता हूं फिर। तो ओवरऑल आप देखोगे कि अपना जो स्केलेटन था, मैटेरियल स्केलेटन ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसने बस इतना बताया कि प्लांट में सेल होता है और बाद में टिश्यू बनता है। लेकिन स्वॉन ने थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज बता दी अपने को। हालांकि देखो, सिग्निफिकेंस दोनों का ही है भैया। पहले क्या आया? स्केलेटन आया, स्वॉन तो बाद में ही आया। ठीक है ना? थियोडर स्वॉन। तो आप कहोगे कि थियोडर स्वॉन ने अपने को 2 चीजें बता दी। ठीक है ना? इसने किसकी नॉलेज दी अपने को? इसने नॉलेज दी अपने को अबाउट द कवरिंग ऑफ सेल। इसने अपने को नॉलेज दी अबाउट द कवरिंग ऑफ सेल
एक बार इसने बताया अबाउट द प्लांट सेल और एक बार इसने बताया अबाउट द एनिमल सेल और एक बार इसने बताया अबाउट द एनिमल सेल। क्या बोलता है कि प्लांट सेल में, ये अगर सेल है तो इसके बाहर दो कवरिंग होंगी, ये न्यूक्लियस मान लेते हैं। प्लांट सेल में दो कवरिंग होंगी, एक होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाली कवरिंग होगी जिसको हम बोलेंगे सेल वॉल। और वहीं पर एनिमल सेल में सिंपल सी एक कवरिंग है, इसको हम आजकल किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक है, इसको जल्दी से नोट करेंगे। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं फिर अपन, और अब देखो सेल थ्योरी यहाँ से शुरू हो जाएगी। इन दोनों ने ऐसी कुछ चीजें बनाई और फिर धीरे धीरे इन दोनों को पता चला, थियोडर स्वॉन को पता चला कि एक मैटियर स्केलेटन है और मैटियर स्केलेटन को पता चला कि एक थियोडर स्वॉन है। तो इन दोनों ने क्या कहा, ये अपना एकदम सुंदर सुंदर बाल वाला एक लौंडा है, ये है अपने स्केलेटन भैया। ठीक है ना, जो कि क्या था, बॉटनिस्ट था अपना। और ये थोड़ा सा बड़ी बड़ी आंखों वाला, अच्छी अच्छी शक्ल वाला, जुल्फें निकाली हैं जिसने, ये है अपना स्वान भैया। तो ये बोलते हैं कि आओ साथ में कर ले दोस्ती, क्या बोलते हैं, आओ साथ में कर ले दोस्ती। दोनों एक दूसरे से हाथ बढ़ा देते हैं, नोकिया वाला, और दोनों आपस में मिल जाते हैं। कौन, स्केलेटन और स्वान। स्केलेटन और स्वान आपस में मिल जाते हैं और ये दोनों एक साथ मिलके देते हैं अपनी एक सेल थ्योरी। ये दोनों एक साथ मिलके देते हैं अपनी एक सेल थ्योरी। ये दोनों एक साथ मिलके देते हैं अपनी एक सेल थ्योरी। अब वो सेल थ्योरी क्या थी, कैसी थी, एनसीईआरटी कुछ नहीं बोलती तो हम कहेंगे कि एक सेल थ्योरी उन्होंने दी थी। बहुत डिटेल में मैंने लेक्चर बनाए हैं नीट के लिए, वो भी आप देख सकते हो। सेल थ्योरी में उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। क्या दिए थे, कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। और पोस्टुलेट्स कैसे थे, कुछ ऐसे थे, देखो कि अपने को नहीं पता, ठीक है ना, अपने को उससे मतलब नहीं, एनसीईआरटी ने नहीं दिया तो मैं नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सी बात। तो स्केलेटन और स्वान ने अपनी एक सेल थ्योरी दी और उसमें कुछ अपने पोस्टुलेट ऐसे ऐसे दे दिए, ठीक है। लेकिन क्या है कि इनकी सेल थ्योरी का एक ड्रॉबैक आया, इनकी सेल थ्योरी का एक ड्रॉबैक आया, बोलते एक कमी रह गई इनकी सेल थ्योरी में, एक खामी रह गई। क्या, दिस थ्योरी was unable to explain that how new cells were formed। ये थ्योरी ये बताने में असमर्थ थी कि नए सेल कैसे बनते हैं। भैया सेल थ्योरी दी और यही नहीं बता पाई कि नए सेल कैसे बनते हैं, तो क्या ही सेल थ्योरी दी ना। तो फिर देखो ये तो कब मिल जाते हैं, 1838 में 1839 में मिल जाते हैं। तो इनकी सेल थ्योरी का एक ड्रॉबैक था। फिर बहुत आगे जाके एक नया बंदा सामने निकल के आता है, नया लौंडा आता है कहीं आगे 1855 में, रुडोल्फ वर्चाउ नाम का, 1855 में रुडोल्फ वर्चाउ नाम का एक साइंटिस्ट आता है।
और ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, ये इंप्रूव कर देता है सेल थ्योरी को। ये क्या कर देता है, इंप्रूव कर देता है सेल थ्योरी गिवन बाय स्क्लैडिंग एंड स्वान। कैसे इंप्रूव करता है? वो सेल थ्योरी अपने पास एक क्वेश्चन छोड़ के चली गई थी, जो इन्होंने सेल थ्योरी दी वो अपने पास एक क्वेश्चन छोड़ के चली गई थी कि हाउ न्यू सेल्स वेर फॉर्म्ड। तो उसमें वर्चाव का क्या आंसर होता है, देखो जो अपना रुडोल्फ वर्चाव है वो क्या आंसर देता है, देखो ये बहुत सुंदर आंसर देता है, बहुत मस्त आंसर। ये बोलता है, तुम्हारी भाषा में नहीं बोलता, अपनी भाषा में बोलता है। क्या बोलता है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या बोलता है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, दैट इज न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो भी नए सेल हैं वो पुराने सेलों से ही एग्जिस्ट करते हैं थ्रू द डिवीजन। जो भी नए सेल हैं वो पुराने सेलों से ही एग्जिस्ट करते हैं थ्रू द डिवीजन, पुराने सेलों से ही बनते हैं, अराइज करते हैं। तो वर्चाव ने बता दिया। तो इसी इंप्रूव्ड सेल थ्योरी को, ठीक है ना, इसी इंप्रूव्ड सेल थ्योरी को हम लोग सेल प्रिंसिपल बोलते हैं या फिर मॉडर्न सेल थ्योरी बोल देते हैं। अब ये एनसीईआरटी क्या बोलती है, देखो जरा ध्यान से देखना। अब ये एनसीईआरटी बोलती है द सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज। जो सेल थ्योरी आज हम पढ़ते हैं या जो आज हमने समझी है वो कुछ इस प्रकार है। 2 पॉइंट बताती है, जल्दी से लिख लेते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर composed of cell and product of cell, यानी कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और सेल के ही कुछ ना कुछ प्रोडक्ट, यानी कि सेल जो चीज बना रहा है उसी से मिलके बने हैं। दूसरा, all cells arise from pre-existing cells। यही तो मेन चीज थी। तो ये मॉडर्न सेल थ्योरी या सेल प्रिंसिपल भी कह सकता है। क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, छाप के आ जाना, बात खत्म। जल्दी से नोट करेंगे। प्यार की है बातें, ठीक है ना। तो तुम्हारा टॉपिक 2 भी कंप्लीट हो गया, कांग्रेचुलेशंस। तुम्हारा क्या हो गया भैया, टॉपिक 2 भी कंप्लीट हो गया। तो अभी तक तुमने बेसिक्स ऑफ सेल को कवर कर लिया है और टॉपिक नंबर 2 सेल थ्योरी और उसकी पूरी हिस्ट्री को समझ लिया। तो तुमसे पूछ देना मेडियल स्केलेटन थ्योरी ऑन के चचा कौन थे, वो भी तुम बता दोगे। ठीक है ना। तो सब चीज अब तुमको आती है। तो इससे आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 3 की तरफ। जो कि है ओवरव्यू ऑफ सेल। अच्छा देखो, ये हो तुम, ठीक है। क्या तुम कभी अपने स्कूल लैब में गए हो? शॉर्ट में लिख देता हूं। क्या तुम कभी अपनी स्कूल लैब में गए हो या कहीं भी लैब में? तो गए हो तो भैया फायदा मिलेगा तुमको यहाँ पर। थोड़ा सा हम चीज़ों को समझेंगे बहुत अच्छी, ठीक है ना, तरीके से।
तो तुम जब लैब में गए होगे तुमने ऐसी चीजें देखी होंगी कुछ, ये प्यार की है बातें कुछ रंग मुलाकातें, ऐसे, ठीक। और फिर कुछ इस तरीके से चीजें होती हैं। अब कोई कहेगा समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं, लेकिन समझ जाओगे थोड़ी देर, अगर नहीं भी आ रहा है तो समझ में कुछ ऐसा तुमने कुछ ऑब्जेक्ट अगर देखा है तो लैब्स में रखा रहता है। मैं डिजाइन नहीं बना रहा हूँ, सिंपल है, अंदर मतलब समझ जाओ। इसको और एक्सटेंड करता हूँ। फिर यहाँ पर नीचे पर जो है इसमें मिरर लगा होता है भैया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मिरर तो है, कैसे भी लगा सकता है, बट रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो ये अपना कुछ मिरर है, इसको हम सेट कर सकते हैं, मतलब ये अपना मिरर है। ये अपना आई पीस होता है ना, और ये सिंपल सा हो जिसमें आप अपने स्लाइड को रखते हो और एग्जामिन करते हो। तो ये फिगर क्या है, ये एक माइक्रोस्कोप है। अब कुछ लोगों को यहाँ पर आपत्ति हो सकती है कि माइक्रोस्कोप ऐसा होता है नहीं होता है, या जिन्होंने नहीं देखा है तो उनको नहीं पता होगा, तो मैं बता दूंगा अभी। तो देखो, एक तो ये है फिगर, इसको ध्यान में रखेंगे, और एक और फिगर मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, एक और फिगर मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ से हो सकता है अलग अलग इस तरीके से एक स्लाइड लगी होती है जिसमें इस तरीके के अलग अलग वो होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। इसको आप रोटेट कर सकते हो, ये बंदूक ना, ये बहुत अच्छी बात होती है आपके पास, ये आपका ये रोटेबल होता है, सॉरी, इस तरीके से। होने के लिए तो कैसा भी हो सकता है, इसमें कोई मेन बात नहीं है। फिर ये वही झबरानी स्लाइडर हो गई, और अगेन नीचे पर होता है इसके एक मिरर जो कि फुल्ली एडजस्टेबल होता है आपके लिए। ये है मिरर और ये है आपका आई पीस। तो देखो दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या सर, एक में आई पीस छोटा है, एक में बड़ा? नहीं, देखो इसमें छोटा भी है, इसमें बड़ा भी है, और इसमें कुछ नीचे पर इस टाइप के स्ट्रक्चर्स भी हैं। तो ये कौन सा फिगर है, ये भी एक काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप ही है। ये भी जो है ये काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप ही है। अब मेरा सवाल तुमसे कि इसमें से दोनों माइक्रोस्कोप के नाम अलग अलग हैं, कोई जानता है? चलो हिंट देते हैं, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो बिल्कुल सही बात सर, ये जो आपको माइक्रोस्कोप है सिंपल माइक्रोस्कोप है। ये बहुत ज्यादा जूम नहीं कर पाता है, जनरली टीचर इस माइक्रोस्कोप को दे देते हैं। चलो इसमें देखो तुम, इसको खराब भी नहीं होता है ना ज्यादा जल्दी, इसको तुम खराब भी नहीं कर पाओगे। और ये जो माइक्रोस्कोप है ये जनरली तुमको ऐसे नहीं मिलेगा, इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको क्या बोल देते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो तुमने इसमें एक्सपेरिमेंट किया है भैया, क्या एक्सपेरिमेंट किया है सर? एक में मैंने कुछ रख दिया, दूसरे में भी मैंने कुछ रख दिया, अपनी स्टेनिंग करके। एक को मैं कह रहा हूं तुम्हारी ये है ओनियन पील, एक में तुमने क्या रख दिया? ओनियन पील रख दिया, और एक में तुमने रख दिया ह्यूमन चीक सेल। ह्यूमन चीक सेल, देखो तो जरा दोनों में। ये एक्सपेरिमेंट तुम कर चुके हो, ओनियन पील और ह्यूमन चीक सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखने वाला। कैसे कर चुके हो आप देखते हैं जरा। तो हम पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि ये तकरीबन क्लास 9th की बात होगी, आपका एक्सपेरिमेंट था बुक में। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में था कि ह्यूमन चीक सेल और ओरियन सेल को अंदर देखो भैया एक माइक्रोस्कोप के। तो आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है?
जब हमने देखा, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात, नहीं देखा है तो यहीं से पढ़ो, ठीक है ना, फिर रट्टा ही मारो। अगर पहले एक्सपेरिमेंट कराया है स्कूल वाले ने तो तुमको प्रैक्टिकली ये पता होगा कि जो ओनियन पील सेल होता है या ओनियन पील होता है, उसमें जो भी सेल है, ठीक है ना, सेल ही होगा ऑब्वियसली, उसी की बात कर रहे हैं, ये एक टिपिकल प्लांट सेल होता है। ये क्या है? एक टिपिकल प्लांट सेल हैविंग सेल वॉल। इसके पास क्या है? सेल वॉल है। और फिर उसके बाद इसके पास क्या है? सेल वॉल के बाद इसमें क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। आउटर कवरिंग मतलब इसमें सेल वॉल की है। लेकिन जो ह्यूमन चीक सेल है उसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो किसकी है? वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। इसमें तो सेल वॉल की थी, यहां पर किसकी है? पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये एक प्लांट का सेल था, ये एक एनिमल का सेल था। ये डिफरेंस आता है अगर तुमने ये एक्सपेरिमेंट किया है तो। अगर तुमने ये एक्सपेरिमेंट किया है तो, ठीक है ना। इसको डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऐसे करके भी बोला एनसीईआरटी ने, उसकी जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर कौन दे रहा है? प्लांट सेल को स्ट्रक्चर जनरली सेल वॉल प्रोवाइड करा रहा है और ह्यूमन सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्रोवाइड करा रहा है। तो ये तो दोनों सेल के बीच में डिफरेंस था, ठीक है ना। तो क्या था? दोनों सेल के बीच में डिफरेंस था, और एनिमल सेल और प्लांट सेल को हमने ओनियन पील और ह्यूमन चीक सेल से समझा। उसके बाद देखो, इनसाइड ईच सेल, अब समझना, पहली चीज, यू विल फाउंड इनसाइड ईच सेल, यू विल फाइंड, पहली चीज हेडिंग डालो न्यूक्लियस। पहली चीज क्या डालो? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये क्या है? हार्ड डेंस डॉट लाइक स्ट्रक्चर। It contains chromosomes. It contains क्या? Chromosomes and it contains chromosomes and genetic material called DNA। तो ये अपना अगर कोई सेल है, मान लो दोनों सेल के अंदर क्या होगा? ये एक न्यूक्लियस नाम की चीज होगी। इस न्यूक्लियस को जो आप देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डीएनए मिल जाएगा, ठीक है ना। अपना डीएनए कैसा है? हेलिकल होता है। अपना डीएनए कैसा है? हेलिकल है। तो इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम्स और जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। अब देखो, जो न्यूक्लियस है वो दो टाइप का है। एक है मेम्ब्रेन बाउंड और एक है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। मतलब लिख लेना तुम खुद से कि मेम्ब्रेन बाउंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। इसको जरूर लिखना कि मेम्ब्रेन बाउंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड होगा उन एनिमल्स को हम बोल देते हैं प्यार से यूकैरियोट्स। उनको क्या बोल देते हैं? यूकैरियोट्स। और यही आपके चौथे और पांचवें डिवीजन हैं। मतलब चौथे और पांचवें टॉपिक में हमको ऐसे एनिमल्स पढ़ने हैं जिनमें अच्छी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है और जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है। चौथा टॉपिक क्या है आपका? प्रोकैरियोट्स है। जिनमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है हमको क्या बोल देते हैं? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। कैरियोट शब्द एक्चुअली कैरियोन से आया है। तो जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब कि प्रिमिटिव मतलब होता है सबसे पहली चीज आई होती है, तो जिनमें बहुत ही कम डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, यानी कि जिसके पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, वो प्रोकैरियोट। और जिनमें यूकैरियोट, यू मतलब ट्रू और कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, तो जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है वो अपने क्या कहलाते हैं? यूकैरियोट्स कहलाते हैं। आई होप दिख रहा है, हाँ बिल्कुल। वो अपने क्या कहलाते हैं? यूकैरियोट्स कहलाते हैं। इसी आधार में हमने दो ऑर्गेनिज्म बांटे हैं, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, ठीक है ना। आओ जरा थोड़ी सी हेडिंग डालो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के लिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा, मैं जितना एनसीईआरटी ने दिया है उतना ही बताने वाला हूँ, ठीक है ना। मुश्किल से 10-15 मिनट का ऑटोमेटिक बचा है, फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, तो थोड़ा सा पेशेंस और बना के रखेंगे।
तो यूकैरियोट्स में क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी, और इसमें क्या होंगे, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। अब तुम लोग बहुत कंफ्यूज करते हो तो मैं यहाँ पर जानता हूँ। इसका मतलब क्या है, यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी होगा और ऑर्गेनेलीज मतलब जो सेल के अंदर की छोटे छोटे चीजें हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होगी, और प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस में भी मेम्ब्रेन नहीं है और नॉन ऑर्गेनेलीज में भी मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है ना, वो किसमें है, प्रोकैरियोट्स में। हो गया। अच्छा, अब समझो थोड़ा सा तुमको एनसीईआरटी ने बताया है, दो चीजें आप पढ़ेंगे। पहले डालो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज टोटल आपकी 6 देती है एनसीईआरटी। सबसे पहले देती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप प्यार से ईआर बोल देते हो, दो टाइप का होता है, आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद होता है अपना गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं या फिर गोल्जी अपैरेटस भी बोल देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन आपका गोल्जी बॉडी, देन आपका लाइसोसोम्स, सुसाइड बैग ऑफ सेल, लाइसोसोम्स। चौथी चीज आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल ना, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। आगे पढ़ेंगे हम इन सारी चीजों को डिटेल में। पांचवी चीज जो है, बहुत सारी माइक्रो बॉडीज होती हैं ना, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हो सकती हैं। और लास्ट चीज जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है वैक्यूल्स। क्या होती हैं, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड हो सकती हैं। अच्छा चलो इसको भी लिख ही लो फिर। वैक्यूल्स भी 3 टाइप की होती हैं आपकी। एक होती है सैप वैक्यूल, एक होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और लास्ट जो है अपनी वो होती है फूड वैक्यूल। वो क्या होती है अपनी, फूड वैक्यूल। बात खत्म। तो इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। ठीक है ना, अब देखो फिर, जो अपना राइबोसोम्स होते हैं, जो अपने राइबोसोम्स होते हैं, वो जो राइबोसोम्स हैं अपने, वो दोनों में होते हैं, प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट। ठीक है ना। राइबोसोम जो है वो आपको साइटोप्लाज्म में भी मिल जाएंगे, प्लस सेल ऑर्गेनेलीज में भी मिलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज में भी मिलते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज में जैसे एक आपको मिल जाएगा सेल ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट अब देखो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिड है, काइंड ऑफ प्लास्टिड है, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में मिलेगा। अभी आपको सिर्फ याद कर लेना है। तो अपना जो राइबोसोम है वो क्लोरोप्लास्ट में मिल जाएगा आपको, सेल ऑर्गेनेली। और ये आपको जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मिल जाएगा, किसमें मिल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको मिल जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेसिफिकली RER बोले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको ये मिल जाएगा। जल्दी से नोट करेंगे। अच्छा, अब मैंने कहा था इनसाइड ईच सेल यू विल फाउंड, पहली चीज आपने डाली न्यूक्लियस, और दूसरी चीज आप लिख सकते हो साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, हेडिंग डाल देना, इनसाइड ईच सेल दूसरी चीज यू विल फाइंड इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है इनसाइड द सेल। क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है इनसाइड द सेल, लिख सकते हो। और एनसीईआरटी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन देती है यहाँ पर, तो मैंने आपको वो लिखानी है वरना वो अभी छूट जाती। तो एनसीईआरटी की जो सबसे मुख्य लाइन है यहाँ पर वो क्या है, द साइटोप्लाज्म is the main arena for
सेलुलर एक्टिविटीज, क्वेश्चन आएगा तो इसी को छाप देना। तो क्या बोल रहा है कि साइटोप्लाज्म है वो मेन एरिना मतलब है कि एरिया, मेन एरिया जो है सेल की एक्टिविटीज का वो साइटोप्लाज्म है। ज्यादातर एक्टिविटीज कहाँ होंगी? साइटोप्लाज्म होंगी। जल्दी से नोट करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना? अब सुनो, फिर नोट लिख के डालेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोट in animals centrosomes are found। स्पेशल क्या है सर इसमें? सेंट्रोजोम जो है, सेंट्रोजोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल organelle which helps during the cell division, जो कि सेल डिवीजन के दौरान हेल्प करते हैं। सेंट्रोजोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है जो कि एनिमल्स में मिलती हैं और जो कि सेल डिवीजन के दौरान हेल्प करती है। क्योंकि एनिमल का जो सेल है वो जनरली क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर अच्छी खासी मेम्ब्रेन होती है। तो उसमें एक ऐसी ऑर्गेनेल जिसके बाद मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है ना? एक्सेप्शन एक टाइप का। क्योंकि अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था कि जो भी अपने यूकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस के साथ साथ ऑर्गेनेल्स में भी मेम्ब्रेन होती है, लेकिन एनिमल्स में एक्सेप्शन है। क्या? सेंट्रोजोम। क्या? सेंट्रोजोम। ठीक है, लिख लेना। अच्छा, लास्ट पॉइंट देखो, फिर लास्ट टॉपिक। जो अपने सेल है वो ग्रेटली वेरी करते हैं इन शेप, साइज एंड एक्टिविटी। माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, पीपीएलओ मतलब होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया, थोड़ा गलत हो गया है, ऑर्गेनिज्म। ये जो है ये स्मॉलेस्ट सेल होता है जो कि कैन इवन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टरेट। ध्यान से सुनेंगे। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है दुनिया का जो कि एक माइकोप्लाज्मा का सेल, माइकोप्लाज्मा या फिर पीपीएलओ एक बैक्टीरिया होता है। माइकोप्लाज्मा को ही पीपीएलओ यानी कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सबसे छोटा सेल इसके पास होता है जो कि बैक्टीरियल फिल्टरेट से भी पास हो सकता है। और इसका जो साइज होता है, इसका जो भी साइज होता है वो होता है 0.3 माइक्रोमीटर तक। कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर तक। जबकि ये तो बैक्टीरिया है ना, और जबकि देखोगे तो जनरल बैक्टीरिया सेल साइज जो होता है ना आपका वो होता है 3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर। ये 0 पॉइंट है यार, देवा दूंगा, 0.3 माइक्रोमीटर है। और जनरल बैक्टीरिया का सेल 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। जल्दी से नोट करना, आई थिंक दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। जल्दी से नोट करना भाई, जल्दी से। बहुत ज़्यादा मैं लंबी वीडियो नहीं रखना चाह रहा, ठीक है ना? लास्ट के टाइम पे इसीलिए। ठीक हो गया? अच्छा देखो, आपके पास कुछ है क्या सेल वेल में? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बहुत सी चीजें हैं सर, बताओ किसके बारे में जानना है? तो देखो, जो मैं बात कर रहा हूँ वो है आरबीसी की, ठीक है ना? ह्यूमंस वाले वो जो है वो जनरली 7 माइक्रोमीटर का होता है। इसको भी नोट करो। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ठीक है ना? ओवरव्यू ऑफ सेल का सबसे लास्ट टॉपिक, शेप्स ऑफ सेल को आपको ध्यान में रखना है बस। शेप्स ऑफ सेल। देखो एक छोटी सी चीज आप इसमें लिखोगे, लिखो मेरे साथ, मैं बताता हूँ, आप लिखते रहो।
cell differ very greatly in shape and size depending on the function they perform. Cell differ very greatly. Cells differ, चलो मैं लिख ही देता हूं. Cells differ very greatly in shape and size depending on the function they perform. तो जो अपना सेल है वो बहुत ज़्यादा डिफर कर सकता है शेप और साइज में डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन जो परफॉर्म, जिस हिसाब से वो फंक्शन परफॉर्म करता है. तो अब फिगर बनाने तुमको. सबसे पहले सेल बनाओ RBC, रेड ब्लड सेल. ह्यूमन के जो रेड ब्लड सेल होते हैं कैसे होते हैं? ये होते हैं देखो बाइकनकेव बोलते हैं. वो क्या बोलते हैं? बाइकनकेव. बाइकनकेव का जो मतलब होता है ना, वो इतना होता है कि ये कनकेव होता है. तो बाइकनकेव मतलब दोनों साइड से ऐसा ही स्ट्रक्चर जो होगा उसको बोल देते हैं बाइकनकेव. तो मैं बताता हूँ. ये राउंड एंड बाइकनकेव होते हैं. राउंड एंड बाइकनकेव मतलब समझो, राउंड मतलब ये ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ये तुम्हारे RBC है. और बाइकनकेव का मतलब है कि ये कुछ ऐसे हो सकते हैं, दोनों साइड से ऐसे वाले. ये है तुम्हारे RBC. ठीक है. चलो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, एक बार इसको जल्दी से बनाओ. RBC बन गए. चलो बगल में ही डाल लो WBC. पहले अपन ने ह्यूमन के दोनों व्हाइट ब्लड सेल या फिर डिफेंस सिस्टम ऑफ और जो बॉडी है ये होते हैं एमेबोइड शेप के. कैसे होते हैं? एमेबोइड शेप के. कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता है. इसका मतलब आप ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा ही बना सकते हो, ऐसे भी, ऐसे भी. ठीक है ना. अंदर कुछ मटेरियल दिखा देना बस, कुछ है करके. ठीक है ना. WBC कैसी शेप और साइज नहीं है, तभी तो कहीं भी हमारी बॉडी में जमने की ताकत ये रखते हैं. अगली चीज डालो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स. यहां पर बना देता हूं मैं. कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स. ये कैसे होते हैं? लॉन्ग एंड नैरो. ये है अपने कॉलमनर एपिथेलियल सेल. जल्दी से नोट करेंगे. अगली चीज जो है वो ह्यूमन का है नर्व सेल. देखो 10th में पढ़ के आए हो नर्व सेल के बारे में. तो के माना दिल दाही मेरा, इस तरीके से अलग अलग प्रोजेक्शन. और बीच में क्या होगा? बीच में होगा एक न्यूक्लियस. और छोटे छोटे प्रोजेक्शन इसमें से निकले रहेंगे डेंड्राइट. ये तुम्हारा नर्व सेल है. 1 से कितना 2 मीटर तक का हो सकता है ना लंबा. 5 ही चीज देखो फिर. ट्रैकीड सेल या ट्रैकीड, इसको हम जनरली बोल देते हैं इलोंगेटेड होते हैं. कैसा होता है भैया? इलोंगेटेड. खिंचा हुआ यार, इलोंगेटेड खिंचा हुआ. इस तरीके से बनाओगे. लास्ट में देखो फिर ट्रैकीड हो गया. 6th चीज मीजोफिल सेल. या फिर उन्हीं को फोटोसिंथेटिक सेल भी बोलते हैं भैया. जहां फोटोसिंथेसिस होती है ना प्लांट में, वो यही सेल होते हैं फोटोसिंथेटिक सेल. एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दे रहा हूँ. फोटोसिंथेटिक सेल या मीजोफिल सेल एक ही चीज है. 10th में शायद तुमने पढ़ा भी हो.
अगर ढंग से पढ़ा होगा तो ये होते हैं राउंड एंड ओवल शेप देखिए जनरली, ठीक है ना। तो इसको डायग्राम बनाने के मैं सजेस्ट करूंगा छोटा डायग्राम बनाना है इसका, वरना बड़े में तुम्हारा हालत डाउन देगी भैया, ठीक है ना। इस तरीके से ये साइड साइड में ना इस तरीके से डॉट बना देना। इस तरीके से जल्दी से नोट करेंगे भाई साहब, जल्दी से नोट करेंगे। सो डेट इज इट ऑल फॉर टुडे। जो हमने पढ़ना था, हमने 3 टॉपिक हो गए हैं, अब फाइनली हमारे 2 ही टॉपिक बचते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अगले लेक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल को कवर करेंगे और थर्ड लेक्चर में यूकैरियोटिक सेल को, एंड फाइनली क्वेश्चन आंसर करके इस चैप्टर को कर देंगे हम कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।